हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, एक टॉपिक है हमारा। चैप्टर लंबा चल रहा है। चैप्टर वही है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर चल रहा है, 5th नंबर का चैप्टर है। उसी को रिलेट करते हुए हमारा एक टॉपिक आ रहा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो यहाँ पर जीन अभिव्यक्ति के नियमन के लिए एक मॉडल भी दे रखा है, जेकब और मोनार्ड ने दिया था ये मॉडल। ठीक है, जेकब और मोनार्ड ने दिया था। एनसीईआरटी से लिया हुआ है सारा, आप बुक देख के आराम से लिख सकते हो। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है, मिला लेना आराम से कर लेना, एनसीईआरटी से ही किया। ठीक है, क्योंकि नई चीज़ कोई है नहीं, एनसीईआरटी से ही बेटर है। देखो, समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप कॉन्सेप्ट रखना है आपको। तो वही हम शुरुआत करते हैं। जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन आपको पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है। अभिव्यक्ति का नियमन हम कैसे करेंगे? देखो, जीन अभिव्यक्ति से मतलब होता है कि पॉलीपेप्टाइड को बनाना। जीन अपने आप को एक्सप्रेस तब करता है, जीन अपने आप को अभिव्यक्त तब करता है, जीन अपने आप को अभिव्यक्त उस कंडीशन में करता है जब ये पॉलीपेप्टाइड बना रहा हो। पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस तब करता है जब ये पॉलीपेप्टाइड बनाता है। ऑब्वियसली यू कैन से कि ये प्रोटीन बना रहा है। पॉलीपेप्टाइड इज ए प्रोटीन। जीन क्या है आप जानते हो, डीएनए है, उसका जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो जीन है। और जीन की जो इकाई होती है उसका भी आपको पता है, आप उसको सिस्ट्रॉन कह रहे थे। जीन की जो इकाई है वो काम करने वाली सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन कंडीशन अगर आप देखें, ये अनुलेखन इकाई पर हम बात करेंगे तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक और एक है आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन की इकाई है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो बनती है वो प्रोकैरियोट्स में बनती है, प्रोकैरियोटिक जीवों में बनती है, जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो बनती है वो यूकैरियोटिक जीवों में बनती है। देन आप यहाँ पर एक बात और पढ़ोगे क्या कि मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक में तो एक ही बात है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल यूनिट। बट पॉलीसिस्ट्रॉन में क्या होता है? बहुत सारी छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते इकट्ठा एक ही। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कोई कंपनी है या फिर मान लो ये स्कूल है, ये स्कूल है। स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। कुछ ऑफिशियल टीचर होते हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं। देन कंबाइंड में अगर हम कहा जाए तो स्कूल के टीचर स्कूल संबंधित काम करेंगे। यहाँ कोई प्रोडक्शन का काम थोड़ी हो रहा है। सर कोई मशीनरी चल रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं हो रहा है ना। यहाँ भी टीचर स्कूल से संबंधित काम करेंगे। देन वर्क उनको सिमिलर में सिर्फ वो करना है जो एक टारगेट के अकॉर्डिंग हो रहा हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है।
तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में बहुत सारे जीन काम करेंगे, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो एक यूनिट के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे? एक यूनिट के रूप में ये काम करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। देन आगे हम बात करते हैं जीन अभिव्यक्ति के नियमन की, और हम बात करते हैं अर्थात जीन अभिव्यक्ति का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड का निर्माण, और नियमन का मतलब होता है रेगुलेट। यानी रेगुलेट का जो मतलब होता है, नियमन का जो मतलब होता है, इसका मतलब आपको कब प्रोटीन चाहिए और आपको कब प्रोटीन नहीं चाहिए, कौन से टाइम पे आपके पास प्रोटीन आनी चाहिए और कौन से टाइम पे आपके पास प्रोटीन नहीं आनी चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन के बहुत सारे असेंशियल पार्ट हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है। देन एंटीबॉडी है, देखा जाए तो एंटीबॉडी है, एंजाइम है, हॉर्मोन्स हैं, ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं। अभी ये सब इम्यूनोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन खुद होता है, क्रिएटिन प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन है। लेकिन जब आपको एंटीबॉडी की रिक्वायरी नहीं, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी क्यों बनेगा? आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया नहीं, आपकी बॉडी में कोई वायरस आया नहीं, देन आप कैसे कह सकते हो कि सर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी अभी भी बन रहे हैं? समझ में आ रही है बात? अभी मेरी बॉडी के अंदर ऐसे मान लो, अगर मैं एग्जांपल दूं तो कि कोरोना के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रहे? कोई वायरस आया नहीं तो बनेगा क्यों? समझ में आ रही बात? तो ये डिपेंड करता है कि आपके जीन पर कि वो कब प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करवाए और कब प्रोटीन को बंद करवाए। इसी चीज़ को आप रेगुलेशन कह रहे हो। अभिव्यक्त का मतलब तो बनाना है, जीन अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? बनाना है। जीन अभिव्यक्ति का मतलब बनाना है। किसको बनाना? प्रोटीन को बनाना। जीन अभिव्यक्ति के नियमन का मतलब कौन सी कंडीशन में वो बनाएगा और कौन सी कंडीशन में उसको स्टॉप रखेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? देन आगे बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि आपके रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो जीन एक्सप्रेशन है आपका, वो इन यूकैरियोट्स फोर लेवल पे कंप्लीट होता है। कितने लेवल पे? एक लेवल होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक लेवल होता है स्प्लाइसिंग, एक लेवल होता है कि mRNA का बनकर केंद्रक से बाहर आना, एक लेवल होता है अनुवादन। 4 लेवल है। कौन कौन से? एक लेवल है अनुलेखन, एक लेवल है अनुवादन, एक लेवल है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग होती है ना, एक लेवल है कि mRNA बनकर बाहर आ रहा। 4 लेवल है। एक लेवल आपका अनुलेखन स्तर, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, सारा एनसीईआरटी से लिया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं ली मैंने। अनुलेखन स्तर, प्रारंभिक अनुलेखन का निर्माण। संसाधन स्तर या संबंधन, या इसको स्प्लाइसिंग भी कह सकते हो आप, संसाधन, संशोधित करना। एक लेवल है जो mRNA, जो दूध RNA है, उसका केंद्रक से कोशिका ध्रुव में आना। एक लेवल है स्थानांतरीय स्तर या अनुवादन स्तर। 4 लेवल आपके। क्लियर? अभी मेरे पास ये बात है कि ये प्रोटीन है, ये mRNA, इससे प्रोटीन बनी, इस प्रोटीन से कोई ट्रेट शो हो रही है, कोई लक्षण शो होगा, मेरे को नहीं करवाना। ये ट्रेट शो मेरे को नहीं करवानी, ज़रूरत नहीं है। मेरी बॉडी में प्रोटीन गया ही नहीं तो मेरे को पेप्सिन की क्या ज़रूरत? पेप्सिन तो तब निकलेगा ना जब मेरी बॉडी में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत निकल रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो तब निकलेगा ना। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन तब निकलेगा जब मैं बहुत ज़्यादा इंटेक करता हूँ शुगर का, बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, देन इंसुलिन भी ज़्यादा निकलेगा। तो ज़रूरत ही नहीं है उस टाइम पे। तो फीडबैक को बंद करना पड़ता है, सिस्टम को सारे को बंद करना पड़ता है। ठीक,
तो सिस्टम को बंद कैसे हो रहा है? देखो, क्या इस सिस्टम को मैं कहाँ से बंद करूँ? ये mRNA बनकर कहाँ से बना था? ये mRNA कहाँ बना था? कोशिका के केंद्रक में बना था, और बाहर निकल कर कहाँ आएगा? पहली बात, उसको आने नहीं दिया जाए तो क्या प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी सर। दूसरी बात, ये अनुलेखन हो रहा है ना यहाँ पे, वो अंदर अनुलेखन, उससे भी पहले की बात, आने की तो बाद की बात है, दूसरी बात है उससे पहले की, अनुलेखन ही बंद करवा दो ना आप। तीसरी बात, इसकी स्प्लाइसिंग बंद करवा दो, तब भी गलत प्रोटीन बन जाएगी। चौथी बात, अनुवादन को रोक दो। तो सबसे इजी कौन सा है? अनुलेखन स्तर पर ही काम कर दिया जाए। कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुलेखन स्तर पर ही जीन एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। अनुलेखन स्तर पर जीन अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स का तो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन भी कर रखा है कि अनुलेखन स्तर पर सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देन आगे हम बात करेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो जीन अभिव्यक्ति है, जो जीन अभिव्यक्ति है उसके अंदर जो जीन अभिव्यक्ति है उसके अंदर क्या होता है? जीन अभिव्यक्ति में क्या हो रहा है भाई? जीन अभिव्यक्ति में एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, पर्टिकुलर कार्य हो रहा है। ये सेट ऑफ फंक्शन होता है, पर्टिकुलर कार्य को कह सकते हो। कोई काम हो रहा है, कोई स्पेशल काम हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि देखो, जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करती है। लाइन यहीं से पकड़ो आप। तो क्या तो वो पर्टिकुलर कार्य है, कोई विशेष कार्य है? तो जीन जब अभिव्यक्त होता है तो कोई विशेष कार्य करता है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल से समझाइए सर इसको। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे आपके बुक में। ई कोलाई है, ई कोलाई का एक जीन एक एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक स्पेशल काम करता है। ये जो आपकी डाइसेकेराइड लैक्टोज होती है, शुगर होती है, डाइसेकेराइड होती है, उसको तोड़ देता है। ये लैक्टोज को ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टोज, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। लैक्टोज ई कोलाई के लिए, जैसे आपकी आंतों में अगर ई कोलाई है तो लैक्टोज उसको मिल जाएगा, ये आपका लैक्टोज उसको मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह, ये जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं ये परजीवी में आते हैं। और परजीवी कभी भी, परजीवी के अंदर जो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका 11th में पढ़ा हुआ होगा, परजीवी के अंदर खुद का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बड़ा कमज़ोर होता है, यह विकसित प्रकार का नहीं होता है। तो ये बनाया भोजन बाहर से लेते हैं, तो ये आपकी आंतों में रहते हैं और आपकी आंतों से लैक्टोज, आप भी तो खाते हो दूध दही वगैरह, लैक्टोज तो वहाँ से ले लेते हैं, उसको तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनते हैं। इस चीज़ को ये फॉर द एनर्जी पर्पज़ यूज करते हैं। ई कोलाई खुद किसके लिए यूज करेगा इस चीज़ को? एनर्जी के लिए। ये एनर्जी के लिए इसको यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगले को एनर्जी चाहिए ही नहीं, काम वो नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं चाहिए, देन क्या करेगा? एंजाइम बनाना बंद कर देगा, सिस्टम रुक जाएगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? यानी जब इसको प्रोटीन बनवानी है तो प्रोटीन बनवाएगा,
जब इसको ज़रूरत नहीं है प्रोटीन बनाने की तो बंद कर देगा। इसी को आप क्या कह रहे हो? जीन अभिव्यक्ति का नियमन। क्या कह रहे हो? एक बड़ी अच्छी बात दे रखी है यहाँ पे, आप आगे पढ़ोगे। उदाहरण के लिए ई कोलाई में स्थित बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डाइसेकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन कर इसको ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसे जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करता है। क्लियर? ये बात आ गई। लैक्टोज और जीवाणु ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। यानी लैक्टोज और जीवाणु के ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में अगर लैक्टोज होगा ही नहीं तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। लैक्टोज आया ही नहीं, मैंने क्या कहा, मैं प्रोटीन खाऊंगा ही नहीं तो मेरे पेप्सिन एंजाइम क्यों बनेंगे? बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेंगे ना। तो ये बोल रहा है कि लैक्टोज आया ही नहीं तो बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम भी अपना काम करना बंद कर देता है। इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए, साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड रहता है। जैसे आपकी फिजियोलॉजी पे डिपेंड कर सकता है, आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड कर सकता है, आपके डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, आपके इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है। क्या कहा मैंने ये कहा, इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसका रेगुलेशन या नियमन 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस पर? फिजियोलॉजी पर, यानी क्या बोलते हो आप इसको हिंदी में, कार्यकी पर, और आप इसको कह सकते हो मेटाबॉलिक उपापचय क्रिया पर, वातावरणीय कारकों पर, और विकास से संबंधित चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है? जैसे मेटाबॉलिक वाला तो ये आ ही रहा है आपका, ये चल रहा है। फिजियोलॉजिकल भी आप मेटाबॉलिक से जोड़ सकते हो। जैसे फिजियोलॉजिकल, इंसुलिन चाहिए नहीं तो इंसुलिन बना नहीं, फिजियोलॉजिकल हो गया। इन्वायरमेंटल केस हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल की बात करें, जैसे आपकी बॉडी एडेप्टेशन कर रही है, अनुकूलन कर रही है किसी दूसरे वातावरण में। जैसे मान लो आपको आपके एरिया में खाना जो खाया जाता है उसमें नमक कम डाला जाता है, लेकिन आप किसी दूसरे इलाके में चले गए, वहाँ पे आपको ज़्यादा इंटेक नमक का ही करना पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं ना जो उस नमक के प्रति आदी हो जाएंगे, देन आपको नमक से गड़बड़ी होना कम हो जाएगी। तो आपकी बॉडी ने वैसा इंटेक करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। ये भी एक जीन एक्सप्रेशन का कारण होता है। ठीक है? डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें तो जैसे एम्ब्रियो होता है आपका, एम्ब्रियो भ्रूण, ये वयस्क बनता है तब तक विभिन्न प्रकार के विभेदीकरण शो करता है, विभेद होता है। इसको आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट लेवल पर भी अलग अलग एंजाइम और हार्मोन्स काम आएंगे। आपके हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं वो बाद में निकलते हैं। जैसे आपकी थाइमस ग्लैंड होती है, बुढ़ापे में थाइमस ग्लैंड एक डोरी के समान हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब जवानी में ज़रूरत थी तो थाइमस ग्लैंड निकल रही थी, बाद में बुढ़ापे में कमज़ोर इसलिए हो जाती है क्योंकि थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखो बुढ़ापे में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति का, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो बस यही कारण है। ठीक, इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये उपापचयी शरीर क्रियात्मक और वातावरण स्थिति है जो जीन अभिव्यक्ति से नियमित करती है। एक भ्रूण वयस्क जीव में विकास व विभेदन जीव के जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति के नियमन का परिणाम है। कहीं छोटी मोटी आपको गलती वगैरह दे, आप बुक खोल के बैठ जाना, बुक से ही है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और बात करेंगे हम, असीम केंद्रिकी में क्या हो रहा है। देखो, प्रोकैरियोट्स से टॉपिक बड़ा है भाई, ये अभी तो और चलेगा। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो जीन अभिव्यक्ति होती है वो
ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही हो जाती है कि सबकी कॉमन सी कौन से लेवल पे होती है, पहले बताया था, अनुलेखन स्तर पे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो जाती है, कौन से लेवल पे हो जाती है? और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट काम करती है। यूनिट का मतलब समझ गए? जीन तो बहुत सारे हैं लेकिन एक यूनिट में काउंट हो रहे हैं। जैसे मैं समझाऊँ आपको, ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जीन काम कर रहे हैं। तो इसका ये जो सेगमेंट है, यहाँ पर अनुलेखन होता है और अनुलेखन होकर ये mRNA बना और इससे ये प्रोटीन बन गई। यहाँ पर भी 3-4 जीन काम कर रहे हैं, जिनको स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन सेकंड, स्ट्रक्चरल जीन थर्ड काम कर रहे हैं। ये भी आपके अलग अलग mRNA बनाते हैं और अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन सम्मिलित रूप से एक ही काम कर रही है, कंबाइंड में एक ही काम कर रही है। समझ में आ रही बात? कैसे? इसका उदाहरण भी रहेगा आपके आगे, कंबाइंड में एक ही काम कैसे कर रही है। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपको सब्जी काटनी है, तो कंबाइंड में आप सारा काम कर लेते हो, छिलका उतारना, सब्जी को काटना, सब्जी को धोना, ये सारे अलग अलग काम नहीं आएंगे, एक कंबाइंड में काम आ रहे हैं सारे। ऐसे जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो लैक्टोज है, लैक्टोज को तोड़ने वाला अलग, लैक्टोज को कोशिका में डालने वाला अलग, तो सारे को हम एक कंबाइंड रूप दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन ऐसी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये स्विच है, इससे लाइट चली जाती है, आ जाती है, इस स्विच के लिए एक और स्विच थोड़ी लगाओगे आप, इसको कंट्रोल करने के लिए एक और कंट्रोल करें, नहीं होता ना। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये इनको कंट्रोल कर सकती है। ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है कि उनके पास, अच्छा ये अपना खुद का mRNA बनाया था, इसने खुद प्रोटीन बनाई, ये प्रोटीन ऐसी बनी कि इन पे कंट्रोल कर रही है। जब ज़रूरत होती है तो इनसे प्रोटीन बनवा लेती है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो इनसे प्रोटीन नहीं बनाती। समझ में आ रही बात? ये दो तरीके से काम कर रही है। जब ज़रूरत नहीं होती तो ये इससे रेगुलेट करवा के बंद करवा देती है, जब ज़रूरत होती है तो करवा लेती है। जब ज़रूरत होती है और करवाती, इसको आप कहोगे पॉजिटिव एक्टिवेटर कंडीशन। कौन सी कहोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव एक्टिवेटर, इसको आप धनात्मक सक्रियक कह सकते हो आप। और जब कुछ नहीं करवा रही तो आप इसको कहोगे नेगेटिव सप्रेसर। आप इसको दमनकारी कह सकते, ऋणात्मक दमनकारी, दमन करने वाला, सप्रेसर यानी दमन करने वाला। ये कंडीशन के नाम हो गए, याद रखना, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। क्लियर? जब कुछ कर रहा है ये पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है और नेगेटिव, दो इफेक्ट। क्लियर? ठीक। तो ये बात आप उसकी में दे रखी है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। देन हम यहाँ पे अब आगे लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। कौन सा ओपेरॉन पढ़ेंगे? लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन का मतलब यही होता है कि भाई अभिव्यक्ति करना जीन की, और लैक का मतलब होता है लैक्टोज की उपस्थिति में काम करवा रहा है। ये जेकब व मोनार्ड ने दिया था लैक ओपेरॉन। किसने दिया था? जेकब। इनहिबिटर कौन सा होता है? इनहिबिटर एक प्रमोटर ऑपरेटर और एक रेगुलेटर। यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन होता है ना, इसको आई से निरूपित करते, इनहिबिटर बोलेंगे, इंड्यूसर नहीं, इनहिबिटर। ठीक है। और एक प्रमोटर जीन होता है, एक ऑपरेटर जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन में आपके पास 3 होते हैं, एक होता है जेड, एक वाई और एक ए। जेड जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई जो होता है वो परमिएज बनाता है, ये जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। एक दे रखा है, सारा लिख रखा है, ट्रांस एसिटाइलेज।
ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। आपके एनसीईआरटी ने दोनों का फंक्शन दे रखा है, इसका नहीं दे रखा है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन आपको पता ही है कि अभी अभी आया था, लैक्टोज को तोड़ना ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। परमिएज परमेबिलिटी बनाता है कोशिका की, ताकि जो टूटा हुआ जो लैक्टोज और ग्लैक्टोज, जो टूटा हुआ ग्लैक्टोज और ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए, ये प्रवेश करवाने में मदद करवाते हैं। ऐसे वैसे ये डिटॉक्सिफाई करता है, सेल को आविष रहित बनाता है। सेल को आविष रहित जानते हो, उसमें पॉइजनेट नहीं होने देता, बाकी इसका फंक्शन नहीं दे रखा। सबसे पहले क्या होता है, देखो ये प्रमोटर जीन है, ये इसका खुद का प्रमोटर जीन है, ये प्रमोटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन है। इसने एक प्रोटीन बनाई, रिप्रेसर mRNA बनाया इसने, ये रिप्रेसर, ये प्रोटीन बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई, प्रोटीन। ये प्रोटीन आगे ऑपरेटर जीन से जुड़ जाती है। जैसे ऑपरेटर जीन से जुड़ती है तो ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इस आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता बंद कर देती है, ये जैसे ही यहाँ पे जुड़ी, और आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता। जब नहीं जाएगा तब तक आगे के काम नहीं हो पॉसिबल हो सकता, फलस्वरूप प्रोटीन बनना बंद। लेकिन जब हम माध्यम में लैक्टोज शर्करा मिला दी जाए, माध्यम में क्या मिला दी जाए, तो ये लैक्टोज है जिसको इंड्यूसर कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, तो इसने वही काम किया, ये प्रोटीन बनाई, लैक्टोज डाली। लैक्टोज क्या करती है, इस प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है, इसका दमन कर देती है, ये निष्क्रिय हो जाती है। दमनकारी प्रोटीन जब नष्ट हो गई तो इससे नहीं जुड़ती है, इससे नहीं जुड़ेगी, कोई मतलब नहीं है, नहीं जुड़ती तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर के पास होता है वो आगे मूव कर जाएगा, फलस्वरूप mRNA भी बनेगा और अलग अलग बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज चीज़ें बन जाएंगी और फलस्वरूप प्रोटीन बन जाएगा आगे जाके। क्लियर। तो लेकोपिरोन, एक कंडीशन में चीज़ें बंद हो रही है, एक कंडीशन में चालू हो रही है। जब तक लैक्टोज नहीं है तो इसको बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लैक्टोज डाला तो बीटा ग्लैक्टोसाइड, लैक्टोज नहीं है तो इसको बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये किस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से ही मेंशन किया मैंने सारा, एनसीईआरटी से ही नोट्स मेंशन कर लेना, मेंटेन कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।